हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित है एसएसटी की क्लास। अगर हम बात करते हैं तो जो कि सी टेट में आपसे पूछा जाता है, जो कि एसएसटी अगर हम बात करते हैं तो आप 6 to 8 में अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है जो कि एनसीईआरटी के तर्ज पे पूछी जा रही है। अगर निचोड़ सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये सेशन हम लोगों का 4 हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहां से जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, पीड़ा का स्रोत अगर कोई अपना हो तो। पीड़ा का जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसके बारे में बोला गया है कि पीड़ा का सोर्स अगर कोई अपना हो तो हम खुलकर विलाप भी नहीं कर सकते। हम खुलकर विलाप भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आज का हम लोगों का 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का 31 क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोगों को दो पार्ट में ये दिखाई दे रहा है। ओके, एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरे पार्ट में ऑप्शन को देखेंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि हमारा, ओके, क्या बोला गया है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती है, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम लोग ऑप्शन के तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक एक करके बोला गया है कि यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संघवाद, बी कह रहा है कि शक्तियों का बंटवारा, सी कह रहा है धर्मनिरपेक्ष, और डी कह रहा है हम लोगों का कि संसदीय शासन। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संघवाद। क्या हो जाएगा? संघवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं और इसके बारे में कुछ देखते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती है, जो सभी के लिए निर्णय दे। यह सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है। आइए और आगे चीज़ें जो बोली गई हैं उसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। ओके, आगे बोला गया है कि संघवाद मूल रूप से एक द्वय सरकार प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसे एक केंद्र और एक राज्य शामिल होते हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभ में से एक है, जैसा कि सर्वोच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत राज्य मामले में दोहराया गया था, जो कि अगर हम बात करते हैं तो राज्य संघ के महज उपांग नहीं, यह संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की शक्तियों को कुचला नहीं जाएगा। संघीय सिद्धांतकार के.सी. व्हेलर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो अर्धसंघीय है। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ एसएसटी जो है कि सोशल साइंस बोलते हैं। एग्जाम डेट भी आप यहाँ पे बिल्कुल ही प्यार से देख लीजिएगा। 6/2/2023 को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं कराया जा रहा है जो कि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में न आया हो। ओके, आइए चलते हैं अगले पेज पे, जो कि हमें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि
इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था का सबसे करीब से दर्शाता है? तो हमें बताना है कि वो कौन है। चलिए, बाकी चीज़ें आपको दिया गया है, इसमें हम लोग देख के बताएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। ओके। बी क्या बोला गया है? बी को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि राजन एक ठेले पर एक दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी पर क्या करता है? सो जाता है। ओके, आगे देखिएगा। सी और डी क्या कह रहा है कि जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ा का शोरूम खोलता है। और डी कह रहा है कि वीणा एक अधीनाकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सा चलाती है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। तो इसमें क्या है हम लोगों को? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर क्या करता है? तो उसी ठेले पे ही वो सो जाता है। ओके, आइए आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि बोला गया राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी ठेले पे सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। आगे भी क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया गया था। आइए आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुटिंग आउट सिस्टम। बोला गया है कि दादन व्यवस्था, तो क्या है? दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? विचार करना है। तो आइए हम लोग पहले कथन पे विचार करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योग में प्रचलित है। बी कह रहा है हम लोगों का कि इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। सी कह रहा है कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। आगे बोला गया है कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या है। आगे है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना है कि सही विकल्प का इसमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओनली ए सही है, मतलब ओनली बी सही है। ओके। बी कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रूथ, मतलब ए और बी दोनों सही है। सी कह रहा है कि बोथ बी और सी सही है। अगर हम बात करते हैं डी कह रहा है कि ए बी सी डी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बी और सी क्या है? दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले पेज पे और डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ देखते हैं। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तामात्य संबंध स्थापित होता था, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता था और उसे तैयार माल प्राप्त होता था। यह दादन व्यवस्था के भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो बी और सी क्या है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टेयर परिसीमन की हत्या की घटना एक ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। हमें बताना है कि वो संघर्ष कौन सा था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया है कि अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। बी कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। सी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। और डी कह रहा है कि अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो इसमें क्या दिया है हम लोगों का कि अफ्रीका प्रदेश मतलब दक्षिण अफ्रीका के में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष जो चल रहा था। अगर हम बात करते हैं इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर बी कि नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ, तो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है क्योंकि वहाँ पे किसी के अधीन वो नहीं था, वहाँ पे वो किसी का भी कॉलोनी नहीं बन पाया था। जिस समय कि भारत जो है कि ब्रिटिश का उप कॉलोनी बन गया था, लेकिन जो है कि नेपाल को किसी ने कॉलोनी नहीं बनाया था। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टेयर परिसीमन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। रंग भेद प्रणाली में ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया है। इसी रंग भेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया है। अब सोच सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशन क्या है कि रंग के भेद के आधार पे, रंग भेद के आधार पे लोगों को मतदान से भी वंचित किया जा रहा है। किसको? अश्वेत लोगों को। रंग भेद व्यवस्था में उपनिवेशकवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाता है। रंग भेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंग भेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो ये था कुछ चीज़ें जो कि दक्षिण अफ्रीका के संबंध में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की एक और कदम है। तो हमें बताना है कि किस और कदम है। आइए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कि यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक गुलनाम रखने का अधिकार देती है। बी कह रहा है कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। आगे आइएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आगे बोला गया है कि सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी माना जाएगा। और डी कह रहा है कि यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन पर अधिकार माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा? बी इसका इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा कि हिंदू अधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद यह वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सह्याद्री के रूप में मान्यता दी गई। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सह्याद्री जो है कि पुत्री को भी मिल सके, जन्म के सह्याद्री बनाया जा सके या फिर लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। कब उठाया गया था? 2005 में। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। भारतीय यहाँ पे डैश है के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस जो है कि भारत में क्यों मनाया जाता है, आप सीधा सीधा देख लीजिएगा। ओके, इंडियंस सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन ऑर्डर ऑफ मार्क। क्यों मनाया जाता है? तो आइए हम लोग करके एक एक देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन। बी कह रहा है कि इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद सी कह रहा है कि इंटरफॉर्मेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कि संविधान के लागू होने के दिन। अगर हम बात करते हैं, डी कह रहा है कि कंप्लीहेंशन ऑफ द रिटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लेखन पूर्ण होने के रूप में। तो हमें बताना है कि हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए आगे चलते हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। भारतीय संविधान को लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को अगर हम बात करते हैं तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तब से 26 जनवरी को जो है कि प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा क्योंकि मेन लाइन यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको पहेलियों के तर्ज पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि रामब्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्ति बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। तो हमें वो अनुच्छेद बताना है, मतलब आर्टिकल बताना है। अगर हम बात करते हैं तो क्या आर्टिकल 38 है या फिर आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 21 है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 39A में ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। भारत के संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी रंभा अपने ऊपर झूठे आरोप को सही साबित करने हेतु अनुच्छेद 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। किसको? रंभा को। तो आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे जो दिया गया है बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है अगर हम बात करते हैं तो इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, जिसको पढ़ के हमें क्या करना है तो आंसर को टिक करना है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं अभिकथन का तो इसमें बोला गया है ऊपरी न्यायालय के फैसले निचली की सारी न्यायालयों को मानने होते हैं। तो ये हमारा क्या है? अभिकथन है। आइए कारण में क्या बोला गया है कि भारत के पास एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। तो ये दोनों चीज़ है जो आपको कथन और कारण दे दिया गया है। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि बोथ ए आर ट्रूथ एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो बोला गया है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है कि ए की व्याख्या करता है। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर द ट्रूथ एंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें बोला गया है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, जिसमें जो है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। ऊपरी न्यायालय के
जो भी फैसले होते हैं वो निचली सारी न्यायालयों को मानने होते हैं। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ ही देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है और इसकी एकल एवं एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा जो राज्य में स्थित है हम लोगों का उच्च न्यायालय, और उसके बाद आएगा अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिला में स्थित होता है। अतः स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सी। तीन इसमें कथन दिए गए हैं और तीनों को देख के बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइए ए की अगर हम बात करते हैं तो ए में बोला गया है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। आइए बी क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जमीन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने का अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। सी कह रहा है कि अब बड़े ध्यान से देखिए, तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था करता है। आगे बोला गया है कि सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल ए सही है, बी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, और सी कह रहा है कि बी और सी सही है। और अगर हम डी की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि आल ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें बी और सी हमारा क्या है तो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया था कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापित लोगों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार किया था, और इस तरीके से 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों ने नया साल अर्थात अर्थों में आरंभ हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों का तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार दोनों ऑप्शन बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपसे बात करें तवा का, ठीक है, तवा संघ या तवा मत्स्य संघ, तो ये आप स्टेट भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। इस सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप भी ये हमें कमेंट करके बताएं। और जाते जाते बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, तू ये ख्याल रख कि किरदार बेदाग रहे। ओके, क्या है तो तू ये ख्याल रख कि किरदार जो है वो बेदाग रहे। आइए इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए और हम लोगों को फिर आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। तो ये कहाँ की बात की जा रही है, संथाली भाषा। बी कह रहा है कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर की अगर हम ए की बात करते हैं तो केवल ए सही है, बी कह रहा है केवल बी सही है, सी कह रहा है कि ए बी दोनों सही है, और डी कह रहा है कि न तो ए सही है और न ही बी सही है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ओके, बोथ ए एंड बी आर ट्रूथ, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोले जाने वाले लोगों की अगर हम बात करते हैं तो 70 लाख से अधिक लोग हैं जो कि संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी होती है जो संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। इस प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो भाषाओं के संदर्भ में ए और बी दोनों कथन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत जैसे पुरानी भाषा है वैसे ही जो जनजातीय भाषाएं होती है वो भी पुरानी भाषा के तौर पे देखा जाता है। सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा।